Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 25th of April 2021. तो 25 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है। अगर आप में से किसी को लगता है कि 2021 के लिए करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आप सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस तो अवेलेबल रहेंगे ही आपको, साथ ही नोट्स भी मैं हर लेक्चर के साथ ही डाल रहा हूँ, तो नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी पीडीएफ में, जो फॉर्म में नोट्स है, ठीक है ना। तो यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम फॉर द प्रीलिम्स 2021। अगर आप 2022 की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एक साल पुराना करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, रीचिंग जीरो फोरम समटाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रीचिंग जीरो फोरम इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर एड्स, मलेरिया, कोविड-19 एंड ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 2 इज पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। किस स्टेट में लोकेटेड है पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क? ऑप्शंस आर ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3 इज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शंस आर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो आपको इन 3 सवालों के जवाब देने हैं। मैं आपको भी मैप एक्सरसाइज के बाद ये चीज़ बता दूंगा इसके आंसर्स, तब तक आप अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा अपनी तरफ से, बस आप अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। पहले मैं आज थोड़ा फ्रंट की न्यूज़ बता दूं, जो 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स मैंने दूसरे न्यूज़पेपर्स और जो भी अलग वेबसाइट्स हैं वहाँ से ली हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो है स्वामित्व स्कीम के रिगार्डिंग। सो एक स्कीम अभी न्यूज़ में है, स्वामित्व स्कीम, क्योंकि कल क्या था, 24 अप्रैल था, और ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एक नोडल एजेंसी बनाई गई है फॉर द स्कीम स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच इज़ लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल पंचायत डे 2020। तो 2020 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। स्वामित्व स्कीम 2020 24 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। और ये क्यों लॉन्च की गई थी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। एंड स्टेट्स के केस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट है, वो नोडल डिपार्टमेंट के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। स्वामित्व स्कीम बताऊं आपको तो इट इज़ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड्स, है ना, याद रखिएगा, इट इज़ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड्स, मतलब आपकी प्रॉपर्टी के कार्ड्स आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दिए जाएंगे। तो यू विल बी हैंडेड ओवर द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी कार्ड्स ऑफ योर, कहना चाहिए कि जो भी आप प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल, जो इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। स्वामित्व स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी याद रखिएगा। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है हार्लेक्विन इख्थियोसिस। तो हार्लेक्विन इख्थियोसिस क्या है? तो हार्लेक्विन इख्थियोसिस एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, स्किन का डिसऑर्डर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसको याद रख लीजिए आप लोग कि हार्लेक्विन इख्थियोसिस क्या है। इट्स द रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर which is related to the skin, ठीक है ना। सो उड़ीसा हैज़ रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट एवर केस ऑफ बेबी बॉर्न विद हार्लेक्विन इख्थियोसिस। तो इस हार्लेक्विन इख्थियोसिस का पहला केस उड़ीसा का पहला केस देखने को मिला है। वैसे अगर आप इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया का पहला केस हार्लेक्विन इख्थियोसिस का कब का था, तो 2016 में नागपुर महाराष्ट्र का केस है। द फर्स्ट केस ऑफ हार्लेक्विन इख्थियोसिस इन इंडिया वॉज इन नागपुर महाराष्ट्र। लेकिन अगर अभी उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का पहला केस हार्लेक्विन इख्थियोसिस का जरूर देखने को मिला है। सो अगर हम बात करें हार्लेक्विन इख्थियोसिस की, तो रेयर जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स स्किन डिसऑर्डर एंड जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर। एंड इसमें क्या होता है, ड्राई स्केली स्किन हो जाती है, ड्राई स्केली स्किन ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है ना, ड्राई स्केली स्किन और स्किन ऑल द बॉडी। तो इसका कॉज क्या है मेन, तो कौन सा जीन है जो कि इम्पैक्ट होता है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इट इज कॉज्ड बाय द चेंजेस और म्यूटेशन इन द ABCA12 जीन। ABCA12 जीन जो होता है उसमें जब चेंजेस आते हैं तो उसके कारण से ये आपका, कहना चाहिए, हार्लेक्विन इख्थियोसिस होता है, ठीक है ना। ABCA12 जीन, सो दिस इज द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कहना चाहिए कि फॉर दिस हार्लेक्विन इख्थियोसिस विच इज
जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर, ठीक है ना। एंड ये ABCA12 जीन जो होता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स लिपिड्स टू द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द स्किन। जो एपिडर्मिस है, जो सुपरफिशियल लेयर्स एपिडर्मिस की लेयर है, वहाँ पे फैट्स और लिपिड्स अगर नहीं पहुँचेंगे तो बॉडी आपकी स्किन आपकी कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल स्केली स्किन हो जाएगी। तो ये फैट्स और लिपिड्स जब सही मात्रा में नहीं पहुँच पाते तो उस कारण से भी होता है। एंड आपका ABCA12 जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके म्यूटेशन के कारण ये इम्पैक्ट होता है, ये हार्लेक्विन इस्थियोसिस नाम की डिसीज आती है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दीज टू ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू द मैप पार्ट। जो मैप पार्ट है आज का वो मैं आपको दिखा दूँ। सो बेसिकली आज मैंने मैप जो एक लोकेशन को दिखाने के लिए आपको दिया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, यूपीएससी में गोलन हाइट्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो गोलन हाइट्स, नाउ आई विल जस्ट शो यू द लोकेशन ऑफ गोलन हाइट्स की वेयर एग्जैक्टली इज इट लोकेटेड, एंड थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री भी आपको बता देता हूँ, तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि क्या आप डिस्कस कर रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात अपन देखें कि आपको गोलन हाइट्स दिख रहा है ना, ये याद रखिएगा सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया का हिस्सा है, ये साउथ वेस्टर्न सीरिया में आता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको कंट्री एग्जैक्टली याद रखनी है कि गोलन हाइट्स कौन सी कंट्री का पार्ट है, तो सदर्न वेस्टर्न सीरिया का पार्ट है। अब था क्या कि 1967 में आप सबको पता है कि देयर वाज अ 6 डे वॉर, 6 डे वॉर हुआ। जो ये अरब कंट्रीज़ हैं जितनी भी इधर की इस्लामिक नेशंस थे, उनका वॉर हुआ विद द इसराइल के साथ इनका वॉर हुआ, 6 डे वॉर चला, है ना। 1967 में वॉर हुआ था। तो 1967 में याद रखेगा इजराइल ने गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया फ्रॉम सीरिया। सो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर कि गोलन हाइट्स वाज कैप्चर्ड फ्रॉम सीरिया बाय इजराइल इन 1967 इन द 6 डे वॉर। तो 6 डे वॉर में इजराइल ने गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया। अभी आपको लोकेशन दिख रही है गोलन हाइट्स अगर देखो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर अगर अपन देखें तो लेबनान आपको अपने को दिख रहा होगा, ठीक है ना। लेबनान वाला पार्ट भी गोलन हाइट्स को टच कर रहा है, सीरिया का तो हिस्सा ही है गोलन हाइट्स, तो सीरिया का पार्ट है। देखो यहाँ पे इजराइल जो है वो टच कर रहा है, और इजराइल के साथ एक वहाँ पे वाटर बॉडी भी आपको दिख रही होगी, द वाटर बॉडी इज द सी ऑफ गैलीली। द सी ऑफ गैलीली इज लोकेटेड, एंड ये टच करता है इजराइल को भी टच करता है, ये आपका जॉर्डन को भी टच करता, नहीं सॉरी सीरिया को भी टच करता है ना, और ये गोलन हाइट्स के पार्ट को भी टच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑफ गैलीली भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे सी ऑफ गैलीली कहाँ लोकेटेड है, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप आंसर कर पाएंगे ना। सी ऑफ गैलीली बस पूछ लिया जैसे, तो वो इंग्लैंड दे सकता है, या आपको बोल देगा इजराइल या सीरिया, इस तरीके से ऑप्शन देगा, तो आपको पढ़ना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी हो 1967 में दिस वाज ऑक्यूपाइड बाय द इजरायलीज, है ना, इजरायलीज। एंड फिर 1974 में एक सीज फायर किया गया। तो ये जो कलर है ना, यहाँ पे सीज फायर वाले पार्ट को दिखाता है, तो यहाँ से कहना चाहिए इसको सेपरेट कर दिया गया, दिस इज द बफर जोन, यहाँ से सेपरेशन की जोन है ये, जहाँ पे क्यूनेइत्रा वाला पार्ट आ रहा है ना, वो देखो एरिया ऑफ सेपरेशन, दैट इज द एरिया ऑफ सेपरेशन ऑफ गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया टू इजराइल, ठीक है ना। तो ये एक यूएन मीडिएटेड हुआ था, और 1967 में जब इन्होंने कैप्चर कर लिया, तो 1973 में फिर से एक्चुअली हुआ क्या था कि सीरिया ने अटैक किया था इन ऑर्डर टू कैप्चर दिस, बट वो एफर्ट्स भी थ्वार्ट कर दिए गए थे बाय इजराइलीज, एंड देयरफॉर फिर एक सीज फायर किया गया, एंड देयर वाज अ एरिया ऑफ सेपरेशन बिटवीन सीरिया एंड योर गोलन हाइट्स एंड योर इजराइल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अब आपको समझ में आना चाहिए कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पे गोलन हाइट्स का पार्ट लेबनान को भी टच कर रहा है, इजराइल को भी टच कर रहा है, सीरिया को भी टच कर रहा है, नीचे जॉर्डन को भी टच कर रहा है। तो ये 4 कंट्रीज के बीच हो गया, और इन्हीं के साथ यहाँ पे गोलन हाइट्स के साथ आपको एक वाटर बॉडी दिख रही है, सी ऑफ गैलीली। तो सी ऑफ गैलीली भी आपको दिख रही होगी। सो दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड यहाँ पे जैसा कि मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आपको दिख रहा होगा, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी को यहाँ पे लेबनान डायरेक्टली टच करता है, इजरायली डायरेक्टली टच करता है इजराइल, लेकिन जॉर्डन देखो यहाँ पे नहीं टच करता है। तो कई बार क्या होता है, अपन जॉर्डन को, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर कोई यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा ना, तो जॉर्डन ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। अगर मेडिटेरेनियन पूछा उसने, तो जॉर्डन वो ऑप्शन में देगा ही देगा, और आपको याद रखना है बस कि जॉर्डन टच नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये आपको अगर चीज़ें याद है तो यू विल बी एबल टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल।
अब मैं आपको आंसर बता दूं जो क्वेश्चंस मैंने आज आपसे पूछे थे। तो रीचिंग जीरो फोरम जो है इट वाज रिसेंटली कंडक्टेड फॉर एलिमिनेटिंग मलेरिया, ठीक है ना, मलेरिया के एलिमिनेशन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो ये है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तीसरा सवाल ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स मैंने पूछा था, तो ये मैंने कल ही आपको न्यूज़ में बताया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है, ठीक है ना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ टुडेज एंड ये न्यूज़ थी आज के फ्रंट पेज के दूसरे वेबसाइट्स के इंपॉर्टेंट। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है आज के पेपर से जो हमको डिस्कस करनी है। जस्टिस एन.वी. रामना इज द CJI। तो नाउ द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही वॉज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड उनकी ओथ को कौन करता है, चीफ जस्टिस की ओथ को कौन हैंडल करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जस्टिस एन.वी. रामना इज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाउ एंड ही इज टेकिंग दिस प्लेस फ्रॉम S.A. बोबड़े। शरद बोबड़े आप सबको पता होगा, ही वॉज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एंड आफ्टर जस्टिस के सुब्बा राव, जस्टिस रामना इज द सेकंड CJI फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ही इज द सेकंड CJI फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। के सुब्बा राव फर्स्ट CJI फ्रॉम आंध्र प्रदेश से एंड ही विल गेट अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर, से 1 साल से ज़्यादा का टेन्योर होगा इनका, तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए सवाल मेरा ये है, लेट मी आस्क ए क्वेश्चन फॉर यू कि कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस के लिए क्या कोई एज क्राइटेरिया मेंशन्ड है क्या, एज क्राइटेरिया मेंशन्ड है क्या, एंड सैलरी कौन डिसाइड करता है, इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है, एंड कंसोलिडेटेड फंड से आती है कि कहाँ से आती है। तो ये 3 सवालों के जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एन.वी. रामना जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है ना, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। तो अभी सिंगापुर से याद रखिएगा, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स टैंक्स लेकर के आए। तो ये याद रखिएगा, चांगी एयरपोर्ट कहाँ का है, इट फ्रॉम सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, तो सिंगापुर का है चांगी एयरपोर्ट। अगर आपसे कोई पूछता है तो सिंगापुर का है चांगी एयरपोर्ट, वहाँ से हम लेकर के आए हैं C-17 में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है ना। मिसिंग सबमरीन सैंक किलिंग 53 ऑन बोर्ड। अब मैंने कल आपको बताया था एक मिसिंग सबमरीन है इंडोनेशिया का जिसमें 53 लोग हैं। इंडिया का भी एक डीप सर्वेलेंस व्हीकल गया था उसको ढूंढने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट इवेंट है ये कि वो जो सबमरीन था KRI नांगला 402 इट हैज सैंक, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया ने ये न्यूज़ दी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है KRI नांगला 402 हैड संक एंड इसमें 53 लोग जिसके साथ थे, दे ऑल सबमर्ज्ड विद द सबमरीन इटसेल्फ, है ना। तो दिस अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट एंड this is not a good thing. Debris indicate it cracked gradually and as it went down. तो ये धीरे धीरे क्रैक हो गया था और फिर ये धीरे धीरे सैंक होता गया, अंदर घुसता गया। तो that is what has happened, ठीक है ना। डिफाइंग टर्की, US रिकॉग्नाइजेज आर्मीनियन जीनोसाइड ऑफ 1915। अब हुआ क्या था देखो, 1915 में आपको पता उस समय ऑटोमन टर्क्स रूल करते थे, है ना, टर्की वाला पार्ट ऑटोमन एम्पायर का था, और 1917-18 में फिर उनकी अथॉरिटी जरूर वैनिश होने लगी। तो 1915 से लेकर के 1917 तक लगभग उन्होंने 15-20 लाख आर्मेनियंस की हत्या की थी। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट जीनोसाइड्स द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। तो 1915 से 1917 में एक जीनोसाइड किया गया था बाय द टर्किश ऑटोमन एम्पायर, जो समय के ऑटोमन एम्पायर के वो थे, उनके द्वारा किया गया था। अब अभी तक क्या होता था कि कोई भी प्रेसिडेंट जो था US का, उसने इसको जीनोसाइड टर्म नहीं दिया था, क्योंकि टर्की बीइंग अ नेटो कंट्री, आप सबको पता होना चाहिए कि नेटो का मेंबर है टर्की, और US के थोड़ा क्लोज था अभी तक। लेकिन अब क्रैक्स दिखने लगे हैं एंड US प्रेसिडेंट जो बाइडेन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु हैज़ यूज्ड दिस टर्म कि जीनोसाइड हुआ था आर्मेनिया में 1915 से 1917 के बीच में। दिस इज व्हाट ही हैज़ सेड, है ना। लगभग 15 लाख आर्मीनियंस आर एस्टिमेटेड टू हैव बीन किल्ड फ्रॉम 1915 टू 1917 ड्यूरिंग द वेनिंग डेज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर के टाइम में ऐसा हुआ था, ठीक है ना। एंड बहुत सारी कंट्रीज ने इसको जीनोसाइड बोला है, फ्रांस ने बोला है, जर्मनी ने बोला है, रशिया ने बोला है, बट अभी तक अमेरिकन प्रेसिडेंट्स नहीं यूज़ करते थे। बट नाउ दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड दिस टर्म एंड आर्मीनियन जीनोसाइड 1915 से 17 में टर्की ने किया था, टर्किश ऑटोमन एम्पायर, ठीक है ना, याद रखिएगा।
आगे मूव करते हैं मेकिंग ऑक्सीजन। तो ये मैंने न्यूज़ ऑलरेडी कल आपको बताई थी, बट कल ये हिंदू में नहीं आई थी, आज ये आई है कि नासा ने क्या किया है, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द मार्शियन एटमॉस्फेयर। मतलब कि मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया है। एंड ये जो एक्सट्रैक्शन हुआ है, दिस वॉज अचीव्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड मॉक्सी। मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ ये इसके बारे में, ये हिंदू में देखो नहीं आता था अभी तक। तो मॉक्सी नाम का डिवाइस है विच इज़ इन द परजीवरेंस, जो कि एक 6 व्हील्ड रोवर है। इट्स अ 6 व्हील्ड रोवर। परजीवरेंस में एक 6 व्हील्ड रोवर है, याद रखिएगा। एंड मॉक्सी है आपका, उसके अंदर एक डिवाइस। मॉक्सी का फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। क्या है, मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। एंड इसने क्या किया, ऑक्सीजन बनाई है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जो कि आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं। ओल्ड स्पेस एक्स कैप्सूल डिलीवर्स न्यू क्रू टू स्पेस स्टेशन। तो स्पेस एक्स का क्रू 2 मिशन आप इसको बोल सकते हैं, क्रू CREW क्रू 2 मिशन है, जिसके तहत स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल जो था उसके थ्रू 4 नए कहना चाहिए कि आपके जो 4 नए स्पेस मेंबर्स हैं उनको स्पेस स्टेशन पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचाया गया। एंड दीज न्यू अराइवल्स रिप्रेजेंटिंग द US, फ्रांस एंड जापान। 3 कंट्री से 4 लोग आए हैं, US, फ्रांस एंड जापान। दे विल स्पेंड 6 मंथ एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और जो पुराने लोग थे वो वापस आ जाएंगे। दे विल रिटर्न फ्रॉम द ड्रैगन कैप्सूल। तो ड्रैगन कैप्सूल जो है वो किसका कैप्सूल है, स्पेस एक्स का कैप्सूल है। क्रू मिशन किसके थ्रू कंडक्ट करा रहा है नासा, तो ये स्पेस एक्स के थ्रू कंडक्ट करा रहा है। और इसमें क्रूड मतलब कि कहना चाहिए कि जो क्रू मेंबर्स हैं वो जाते हैं, पुराने वाले वापस आ रहे हैं। एंड दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना। और स्पेस स्टेशन आप सबको पता ही है कि लगभग 420 किलोमीटर ऊपर है अबव द इंडियन ओशन, 420 किलोमीटर्स अबव है। तो ये भी आपको याद रखना है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में रिड्यूस विंटर क्रॉपिंग इंटेंसिटी बाय 20% इन इंडिया। आप देखो, ग्राउंड वाटर की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, और इस समस्या के कारण लगभग 20% क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो सकती है। दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज सेइंग। अब वीट का जो इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड, है ना। ये भी आप याद रख सकते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, लेट मी टेल यू द डेफिनेशन फॉर क्रॉपिंग इंटेंसिटी। आप इसको लिख लीजिए। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया जो है आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी देता है, देखो, ठीक है ना। और जितनी ज़्यादा आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी रखेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। उतना ज़्यादा आपका लैंड एरिया कल्टिवेशन के अंदर आएगा, एंड उतना ज़्यादा आपका प्रोटेक्शन होगा। सो ये भी आपको याद रखना है कि यू कैन इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग आइदर मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन और बाय इंक्रीजिंग द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। मतलब कि अगर आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ा दें तो आप प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा। एंड विंटर के टाइम पे हो सकता है चूँकि वाटर टेबल घटता जा रहा है और जो ग्राउंड वाटर सप्लाईज हैं वो कम होती जा रही हैं, तो इट में द क्रॉपिंग इंटेंसिटी में डिक्रीज बाय अप टू 20%, मतलब 20% तक क्रॉपिंग इंटेंसिटी डिक्रीज हो सकती है, जिसका कि इम्पैक्ट आपको कहाँ में देखने को मिलेगा, प्रोडक्टिविटी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इंडिया के इरिगेशन के 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डगवेल्स है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डगवेल्स है, देन ट्यूबवेल्स हैं, एंड देन कैनाल्स हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं इरिगेशन के इंडिया में, डगवेल्स, ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स, याद रखिएगा। देन इसके अलावा एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि कुछ इफेक्टिव यूज़ किया जाए, तो एक तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरा, वाटर स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजीज़ को अगर आप लाओ तो वाटर कुछ आप सेव कर सकते हो। या फिर आप क्रॉप्स को चेंज कर दो, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की जगह आप ऐसे क्रॉप्स को यूज़ करो जहाँ पे पानी कम लगता हो, है ना। तो दीज आर सम ऑफ द सोल्यूशंस और ऑप्शंस गिवन। यहाँ पे है, कैन देयर बी अ फेक सैटेलाइट इमेज। बिल्कुल सही बात है। इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा आपका ये सारी चीज़ आगे बढ़ चुकी है कि फेक सैटेलाइट इमेज क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। इसका जो टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं आपको बताना चाहता था। इसका जो टर्म इन्होंने यूज़ किया है वो है डी फेक जियोग्राफी। तो डी फेक जियोग्राफी के अंतर्गत क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्पेस के इमेजेस, बहुत सारे ऐसे कि भैया ये स्पेस से फ़ोटो ली गई है, इस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ डी फेक जियोग्राफी।
तो जैसे डीप न्यूड्स होते हैं ना, डीप न्यूड्स में क्या होता है कि आपको कोई एक सेलिब्रिटी रहेगा, उसके न्यूड और इस तरीके के पोर्नोग्राफिक इमेजेस बना दिए जाएंगे बाय यूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूजिंग। तो इसीलिए कहा जाता है लोगों को कि भैया आप लोग अपनी कम से कम फ़ोटोज़ ऑनलाइन रखो, ज़्यादा उसमें सेफ्टी रखो, क्योंकि ऐसा मिसयूज़ करने वाले आप यू नेवर नो कि कौन मिसचीफ ऐसा कर सकता है। तो सम ऑफ दीज वल्चर्स आर रोमिंग हेयर एंड देयर, एंड इंटरनेट स्पेस भी सेम उनके लिए ऐसा ही है, एंड दे आर यूजिंग दैट फॉर दिस पर्पज़। तो ये याद रखिएगा। एंड डीप फेक जियोग्राफी इज ऑल्सो देयर, जिससे जियोग्राफर्स परेशान है, कुछ भी इमेज आ जाती है बोलते ये स्पेस से ली गई है, यहाँ से ली गई है ना। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन। अब जो इस आर्टिकल में बात तो पूरी कोविड-19 की चल रही थी, क्या है कैसे, बट इसमें एक डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जो कि यूपीएससी पूछ भी सकता है, वो है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की। व्हाट इज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, यही क्वेश्चन एकमात्र है इस पूरे आर्टिकल से जो पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब है इन्फेक्शंस दैट अकर इन पीपल हु हैव बीन वैक्सीनेटेड। एक बार वैक्सीनेशन होने के बाद अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो दैट इज़ नोन एज द ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, मतलब कि ऐसे लोगों में इन्फेक्शन होना जो कि ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं, दिस इज नोन एज द ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। व्हाट इज दिस ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। अब ये पूरा आर्टिकल इसी के ऊपर है कि दोबारा हो सकता है कि नहीं, तो कौन सी वैक्सीन में हो सकता है, कौन सी वैक्सीन में नहीं हो सकता, किसने क्या कहा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस आर्टिकल में। रिफॉर्म्स इन द नेशनल पेंशन सिस्टम। अब एनपीएस आप सबको पता होगा, एनपीएस स्कीम जो है 2004 से आई थी, जिसके अंदर की पीएफआरडी यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो नेशनल पेंशन सिस्टम को मॉनिटर कर रहा था। स्टार्टिंग में जो ये स्कीम आई थी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्योंकि 2004 के बाद से फिर पेंशन बंद कर दी गई थी, और ये कहा गया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कि भैया आपके मंथली डिडक्शन किया जाएगा, उतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी और वो आपके एनपीएस अकाउंट में जुड़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है, क्या होता है इसमें, जैसे आपकी सैलरी जब आएगी ना, तो आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट कट जाएगा, 10,000 रुपये कट जाएगा या 8,000 रुपये कट जाएगा, 8 से 10,000 रुपये कट जाएगा, उतना ही गवर्नमेंट जोड़ देगी, मतलब कि 10 से 20,000 रुपये पर मंथ आपका जुड़ता जाता है एनपीएस अकाउंट में। और ये कब तक जुड़ेगा, जब तक आप जॉब करोगे, 65 ईयर्स तक जुड़ता जाएगा। तो अब क्या है, 65 तक जुड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप रिटायर होगे 60 में, सपोज 60 में आपका रिटायरमेंट हुआ या 62 में आपका, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है, जैसे एमपी में 62 ईयर्स है, तो 62 में रिटायरमेंट हुआ अब आपका मान लो, तो होगा क्या कि उसके बाद आपको अमाउंट मिल जाती थी। तो रूल अभी तक ये था कि 60% आपको अमाउंट दे दी जाती थी, 60% इन हैंड आपको अमाउंट दे दी जाती थी, और 40% जो बाकी का था उसको एक एनुअल कुछ अमाउंट बना करके आपको फिर दिया जाता था कि हर साल आपको, हर महीने इतनी किस्त आपको मिलेगी, इतना पैसा आपको मिलता जाएगा, ऐसा रहता था। तो अभी हो क्या रहा था इसमें कि ये रिटर्न्स बहुत कम आ रहे थे, जो 40% लोगों का फंस भी जा रहा है पैसा, है ना। मतलब कोई किसी को अगर 10 लाख मिलना है तो केवल 6 लाख मिल रहे थे, और 4 लाख उसके अमाउंट फंस जा रहे थे, और वो 4 लाख फिर 400 रुपये 500 रुपये की महीना की किस्त बनती थी, और फिर वो मिलता था। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो रिटर्न्स है बहुत कम थे, और ये मतलब कि बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि भाई हमारी इतनी अमाउंट फंस रही है और हमको रिटर्न प्रॉपर मिल नहीं रहा है, तो क्या मतलब है। तो अब पीएफआरडीए चेंज करना चाहता है, ये दो चीज़ें चेंज करना चाहता है। पहला क्या था, पहला ये था कि 2 लाख तक अगर आपका कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 2 लाख तक का है एनपीएस में, तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा, 60% 60% नहीं, पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा। बट अगर 2 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा हो गया तो फिर वही था 40-60%। तो इस अमाउंट को एक तो बढ़ाने का ये ना विचार किया कि 2 लाख से बढ़ा करके इसको 5 लाख कर दिया जाए, कि 5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन है अगर आपका, तो वो पूरा आपको मिल जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। एंड दूसरा ये है कि जो 40% होल्ड किया जाता था एनुअल स्टेटमेंट के रूप में, वो दूसरे तरीके से, मतलब कि वो आपका पेंशन फंड जो मैनेजर है उन्हीं के पास रहे, और वो फिर क्या करें 10 से 15 साल का कुछ स्कीम बना करके उसको, ताकि रिटर्न्स भी प्रॉपर मिले और इस तरीके से वो पे बैक करें। तो ये एक दूसरा चल रहा है, लेकिन अगर ये चेंज आपको करना है तो इसके लिए आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यू नीड पार्लियामेंट्स अप्रूवल ऑन दिस, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ चल रही है रिफॉर्म्स के लिए, वो चल रही है कि अभी जो एज है इसमें वो 65 ईयर्स कर दी गई है। 2000 इसमें इसकी एज बढ़ाई गई थी 2017 से 60 से 65 कर दी गई थी, अब इसको 70 करने की बात चल रही है। तो एक्सपेक्टेड एज टू जॉइन दिस हैज़ द अपर लिमिट हैज़ टू बी इंक्रीज, और ये 70 साल करने की बात चल रही है। सो दिस वॉज अनदर न्यूज़, एंड I hope you got clarity regarding that. So that is it for the day, friends, and that is it from today's newspaper. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you, and have a nice day.